हेलो और वेलकम टू लॉ स्कूल। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे कि वॉइड एग्रीमेंट्स आपके क्या होते हैं और वेजरिंग एग्रीमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है जी। बेसिकली जो आपका वेजरिंग एग्रीमेंट है दैट इज पार्ट ओनली ऑफ द वॉइड एग्रीमेंट। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्लास। उससे पहले मैं आपको बता दूं आपके क्लासेस किस अकॉर्डिंग चलेंगी आपकी क्लैट की तैयारी की। ठीक है जी। आपकी ये मंडे टू थर्सडे देयर विल बी द एमसीक्यू सेक्शन क्लासेस। ओके। उसके बाद फ्राइडे सैटरडे संडे देयर विल बी थ्योरी पोर्शन क्लासेस। संडे हमें पता है आपके पास पूरा दिन है तो उस दिन हमने आपके लिए 3 क्लासेस रखी है। ठीक है। बिकॉज क्वांट्स एंड रीजनिंग में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है। तो डू ट्राई कि आप उसकी तैयारी अच्छे से करो सो दैट वहां पे कई बार आपके मार्क्स फुल मार्क्स भी आप स्कोर कर सकते हो। ओके। बाकी रहा आपका लीगल एप्टीट्यूड, ये भी इतना टफ नहीं होता, बस इसकी थ्योरी को समझिए जी, सब इजी लगेगा। ओके, लेट अस स्टार्ट विद द क्लास। अभी वॉइड वर्ड से समझो क्या है। वॉइड होता है नल। वॉइड क्या होता है? नल। नल क्या होता है? जिसका कोई इफेक्ट ना हो। बेसिकली जो आपके वॉइड एग्रीमेंट्स हैं दोज आर नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ओके जी। सो एग्रीमेंट्स विच आर लीगली इन्फोर्सेबल आर टर्म्ड एज कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है। while is those which are not, which are unenforceable by law are called as void agreements because these are null agreements which has no effect। आप ऐसे एग्रीमेंट तो कर लोगे बट अगर वो फुलफिल ना हुआ तो कोर्ट में चैलेंज नहीं कर पाओगे उसका, क्योंकि वो इन्फोर्सेबल ही नहीं होता। आपका जो लॉ है उसको इन्फोर्स ही नहीं करता। सो दैट इज वाई इसको हम बोलते हैं कि ये वॉइड है। ओके जी। अभी चलिए आगे। दीज एग्रीमेंट्स आर जनरली दोज व्हिच आर कंसर्न्ड विद इमोरल एलिमेंट्स और गो अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसीज ऑफ द स्टेट। अब इसको समझिए, लॉ तो वही चीजें इन्फोर्स करेगा जो लीगल होंगी, जो लीगल होंगी, और जो अनलीगल होगी वो क्या बन जाता है? आपका वॉइड एग्रीमेंट। ओके जी, समझ गए आप? A void agreement is meaningless in the eyes of law. It does not cause any change in the position or relation of the contract. अब देखिए, अब आपको अच्छे से समझ लग गया ना कि void agreements क्या agreements होते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप समझ जाना कि void agreement जो होता है that is having no effect, that is not enforceable in the eyes of law. ओके जी। ये आपका बताया कहाँ गया है? सेक्शन 2G ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ओके, इट डिफाइंस द वॉइड एग्रीमेंट्स। ओके, नाउ कौन कौन से एग्रीमेंट्स हैं जो आपके वॉइड बन जाते हैं? पहला, जिसमें अ पार्ट ऑफ कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल। ठीक है। आपकी कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट अनलॉफुल होता है वो वाले। ठीक है। एग्जाम्पल पढ़ते हैं पहले। इफ देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन ए एंड बी फॉर द एक्सचेंज ऑफ ड्रग्स एंड मेडिसिनल हर्ब्स फॉर 5,000 then the agreement stands void even though the consideration of the agreement is legal. This is because the object of the agreement is illegal. But in this case if they remove drugs and उसकी जगह कुछ और ऑब्जेक्ट डाल दें तब आपका एग्रीमेंट क्या बन जाएगा? लीगल बन जाएगा और वो वैलिड एग्रीमेंट बन जाएगा। ठीक है जी। इसका याद करने का सबसे इजी पार्ट, आप ऑब्जेक्ट को याद करना या फिर अनलॉफुल कंसिडरेशन को, सीधा आप किसी से पैसे ले रहे हो और उसको आर्म्स गन्स प्रोवाइड कर रहे हो जो कि इलीगल है। ठीक है। या फिर अभी ये ड्रग्स की बात हो रही है विच इज ऑल्सो इलीगल एक्सेप्ट भांग। जो रिसेंट आपकी जजमेंट आई है उसमें कोर्ट ने कहा है जो भांग है वो लीगल है, आप उसको कंज्यूम कर सकते हो, बट अदर ड्रग्स आर कंसिडर्ड टू बी illegal form of objects and that contract is void in the eyes of law. Okay जी। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? The basic essence of this statement
is that if the consideration as a whole or in the part is unlawful or in the end product of the agreement is illegal, then the agreement is declared void. end product देखना है, अगर वो illegal है तो आपका agreement जो है वो void है. The contract would be however considered valid after deleting the unlawful clause. जैसे इसमें उन्होंने बोला ड्रग्स रिमूव कर दो, आपका कुछ और चीज डाल दो 5000 की, आप उससे कुछ और मेडिसिन ले रहे हो जो जरूरी है, जो लीगल है बाय करनी, या फिर उसकी जगह कुछ और चीज खरीद रहे हो जो लीगल है. ओके, नाउ नेक्स्ट अब वो देखेंगे एग्रीमेंट्स which are without consideration are considered to be the void. All agreements devoid of consideration would be declared void. आपको पता है हमने पढ़ा था एग्रीमेंट बनाने के लिए प्रपोजल, ठीक है, फिर एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, these are the essential elements to form an agreement. Okay, and if there is no consideration in the agreement, that agreement will be considered void. बस इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं वो हम देखते हैं. इफ द एग्रीमेंट इज मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, द पर्सन हैज ऑलरेडी डन समथिंग वॉलंटरली फॉर द प्रॉमिस ऑफ. अगर आपका कोई ऐसा एग्रीमेंट बना है उसमें कोई कंसिडरेशन नहीं है, ठीक है, बट उसमें कुछ इट इज मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, तब वो आपका एग्रीमेंट जो है वैलिड कंसीडर करा जाएगा. इसका केस देखिए, राजलुखी दबे वर्सेस भूतनाथ मुखर्जी. द ऑनरेबल कोर्ट हैड हेल्ड दैट ए रिटर्न एंड रजिस्टर्ड, देखिए जी क्या एसेंशियल है, रिटर्न एंड रजिस्टर्ड एग्रीमेंट which is based on natural love and affection between kins is enforceable without consideration. Very important. तो क्या आपके essential agreements आ गए कि जो agreement made out of love and out of natural love and affection, that should be registered and that should be in writing, and parties again they should have that should be between the kins. किन्स क्या होती हैं, जो क्लोज रिलेशनशिप में होते हैं. फैमिली लॉ करोगे तब हम बताएंगे, किन्स वर्ड वहां बहुत बार यूज होगा, ठीक है. तो जो क्लोज रिलेशनशिप में होते हैं आपके जिनके साथ रिलेशन होते हैं, जैसे आपके मान लो फादर के आगे ताया जी का बेटा, ये सब किन, उनको क्लोज किन माना जाता है. ओके जी. तो एग्जाम्पल ऑफ दिस इन्वॉल्व अ डॉटर टेकिंग केयर ऑफ हर फादर, अ ब्रदर गिविंग अवे प्रॉपर्टी टू हिज सिबलिंग. सी दिस काइंड ऑफ close relationship they are talking about. Okay, essentials of an agreement like this involve the agreement made out of natural love and affection, that should be registered, that should be in writing, and parties should be in a close relationship. Okay, far relationship नहीं, close relationship होना चाहिए. Okay, now अगर दूसरी एक्सेप्शन क्या है जिसमें आपका कंसिडरेशन नहीं होगी बट वो वैलिड बन जाएगा, जब कुछ ऑलरेडी वॉलंटरली कुछ प्रॉमिस करा हुआ है. Okay, the promisor performs the act in order to compensate the promisee either wholly or partially for some previously performed voluntary act of the promise. Example देखिए, if there is a contract between A and B where A's expenses are taken care of by B for taking care of his son, then it must be noted service provided wasn't voluntary as B was legally bound to support his infant son. अब देखिए यहाँ एग्जाम्पल में ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट है, कहते एज एक्सपेंसेस आर टेकन केयर ऑफ बाय बी फॉर टेकिंग केयर ऑफ हिज सन, देन इट मस्ट बी नोटेड दैट द सर्विस प्रोवाइडेड वाजंट वॉलंटरली एज बी वाज लीगली बाउंड. अब देखिए इस केस में कहते हैं कि ये सर्विस दे रहा है, ए और बी को कुछ दे रहा है क्योंकि ए उसके सन की आगे टेक केयर करता है, तो ये तो करना ही पड़ेगा बिकॉज बी का वो सन है, बी हैज इट इज हिज ड्यूटी. ओके, एज पर दिस एक्सेप्शन द प्रॉमिस मस्ट बी टू कंपनसेट अ पर्सन हु हैज हिमसेल्फ डन समथिंग फॉर द प्रॉमिसर एंड नॉट टू द पर्सन हु हैज डन नथिंग फॉर द प्रॉमिस. बेसिकली कुछ नहीं है इसमें. क्या होता है, अगर कोई आपस में आपने किसी के लिए कोई काम किया है, ठीक है, तो पर्सन हैज ऑलरेडी डन समथिंग, आपने खुद अपनी मर्जी से किसी के लिए कुछ कर दिया है और वो पर्सन इन रिटर्न आपको कुछ ऐसा दे दे, ठीक है, खुश होके कुछ आपको इन रिटर्न कुछ दे दे, तो उसको हम बोल देते हैं, ऐसी चीजों को
कि आपको तो गिफ्ट ही मिल रहा है एक तरह से, आप तो कुछ पे नहीं कर रहे, तो उस चीज में कहते हैं कि आपने कोई पैसा नहीं दिया, देयर इज नो कंसिडरेशन, बट यू हैव ऑलरेडी डन समथिंग फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन वॉलंटरली, खुद ब खुद, तो उसके वजह से दैट पर्सन इज पेइंग यू समथिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट, ये है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो एक एक्सेप्शन मानी गई है, ठीक है, वॉइड मैरिज की, सॉरी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की। क्या है इसमें एक्सेप्शन? पहली तो बात क्या है, जो आपका रिस्ट्रेन लग जाता है जब मैरिज पे, तब ये आपका वॉइड है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी देन वॉइड एग्रीमेंट। इसकी एक्सेप्शन क्या है? माइनर और रीमैरिंग, रीमैरिज कर लो या फिर आप, ओके। अब आपको क्या बात याद रखनी है इसमें रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज में, कि आप किसी पे रिस्ट्रेंट नहीं लगा सकते मैरी करने के लिए। इसका पहले आप एक एग्जांपल देखिए, ए था, ए थी, ओके, ए का बी ब्रदर था और सी इसका बॉयफ्रेंड था, ओके। बी ब्रदर ने क्या करा, इसके बॉयफ्रेंड को बोला कि मैं तुम्हें 10 लाख रुपीस दूंगा और तुमने मेरी सिस्टर ए से शादी नहीं करनी, ओके। अब इनके बीच में ये जो शादी पे रोक लगाने का एग्रीमेंट हुआ है, दैट विल बी कंसीडर्ड वॉइड, ओके जी। अगर वो कर लेता है सी ए से शादी, तब वो ये नहीं कह सकता कि मैंने तुम्हें इतने पैसे दिए थे, हाउ डे यू डिड दिस एक्ट, वो कहेगा दिस एग्रीमेंट इज वॉइड इन द आईज ऑफ लॉ, बिकॉज रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज जो है इट इज कंसिडर्ड टू बी वॉइड। इसकी क्या एक्सेप्शन है? इसकी एक्सेप्शन ये है माइनर की, अगर आप माइनर के साथ कोई करवाते हो तो वो आपका नहीं कंसीडर करा जाता, ओके। ऑल एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट आइदर पार्शियल और फुल ऑफ मैरिज एक्सेप्ट दैट विद द माइनर would be void. So here minor is your exception. Next, for example, if Ria's father provides Amit with some incentives only to prevent him from marrying his daughter, then such an agreement would stand void in the eyes of the law, provided the parties involved are not minor. In case parties are minor, then this agreement would have been valid one. Okay. Now, therefore, an agreement restraint of marriage of adults is void, whereas same in the case of minor would not be held void, but this clause does not apply in the case of remarriage। अगर किसी विडो को रीमैरिज करनी है, बस उसकी वो प्रॉपर्टी पे हक नहीं रहता उसके प्रायर हस्बैंड की, बट शी हैज द राइट, शी कैन रीमैरी। एंड दिस क्लॉज कि उसकी मैरिज पे रोक लगा दे, वो नहीं लगेगा इन द केस ऑफ रीमैरिज ऑल्सो, ओके। सो आपको समझ लगी इसकी एक्सेप्शन, बेसिकली मेन एक्सेप्शन अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज का, तो वही के वही समझ जाना कि ऐसी जो एग्रीमेंट्स होते हैं दैट आर वॉइड एग्रीमेंट्स, ओके जी, दैट एग्रीमेंट विल बी कंसीडर्ड वॉइड बिकॉज इट कांट बी इन्फोर्सेबल, इट कांट बी इन्फोर्स्ड इन द कोर्ट, ओके। हाँ, अगर माइनर की बात करी हुई है देन दैट विल बी योर एक्सेप्शन। प्रोपोजिशंस आपके आ गए, फिर जैसे माइनर का एग्जांपल लेके आ गए, ठीक है, तो आपको वहीं के वहीं इसको समझ लेना है कि यहाँ पे क्या आपको आंसर अप्लाई करना है, ओके। नाउ नेक्स्ट है आपका वॉइड एग्रीमेंट जो होता है वो रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड का होता है। इसमें क्या कहते हैं कि आपके पास देखो राइट है, आपके आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में आपके पास राइट है, फ्रीडम है to practice any form of trade and occupation, and it is your fundamental right which is guaranteed by the Constitution of India, okay. Now hence any agreement in the restraint of trade and occupation would be deemed as void। कभी आप रिस्ट्रेंट क्या होता है, रोक लगाओगे आप किसी भी तरह के ट्रेड पे, ऑक्यूपेशन पे, किसी भी पर्सन पे, that will agreement will be considered to be the void agreement। इसका एग्जांपल पहले समझो, मान लो कोई एरिया है उसमें एक ही होटल है, ठीक है, वो एच का ही है मान लो, ओके। अब उसके साथ जो प्रॉपर्टी थी, आर पर्सन है, वो कह रहा है मैं यहाँ पे रिजॉर्ट खोलूंगा। पहले जब कोई कोई नहीं था, ठीक है, पहले जब कोई भी नहीं था यहाँ पे होटल,
तो एच की यहाँ पे मोनोपोली थी, वो जितने चाहे रेट्स के रूम दे सकता था, जैसे मर्जी चार्जेस अप्लाई कर सकता था, तो ही वॉज हैविंग अ गुड बिजनेस। अब यहाँ पे आ गए हैं आर, वो कह रहे हैं मैं रिजॉर्ट खोलूंगा। अब इस चक्कर में क्या करे एच, एच ने कहा मैं तुम्हें 50 लाख देता हूँ, तुम प्लीज यहाँ पे रिजॉर्ट मत खोलो। ठीक है, अगर मान लो आर ने एक्सेप्ट भी कर लिए, बट ये उनका एग्रीमेंट जो है वॉइड माना जाएगा। अब एच अगर फिर भी आर ने वहां रिजॉर्ट खोल लिया, एच ये नहीं कहेगा कि मैंने आपको पैसे दिए थे, आपने क्यों खोला, बिकॉज रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड जहां होता है, दैट एग्रीमेंट इज योर वॉइड एग्रीमेंट। ओके जी, नाउ द रिस्ट्रेंट कैन बी बोथ पार्शियल भी, कंप्लीट भी हो सकती है। दिस वाज ब्रॉट आउट इन द केस ऑफ मधुप चंद्र वर्सेस राजकुमार, where the defendant had proposed to pay the plaintiff a certain amount of money if the latter agreed to shut down his shop in a particular locality. However, on shutting down his shop, the plaintiff was denied payment by the defendant. अब देखिए उसने शॉप बंद कर दी, अब डिफेंडेंट ने क्या कहा, पेमेंट देने से मना कर दिया। कोर्ट ने कि हाँ क्या कहा, defendant did not own any money to the plaintiff since the agreement was void, which was a restraint of trade. ठीक है, अगर मान लो इसी केस में आर ने सोचा ठीक है 50 लाख ले लिए उसने, और उसने जो है वहां पे नहीं खोला रिजॉर्ट, अब वो कह रहा है मुझे पैसे दो, 50 लाख की डील हुई है। अगर वो एच उसको पैसे नहीं देता, तब वो कोर्ट नहीं जा सकता कि मतलब अगर जाएगा भी कोर्ट क्या कहेगी, ऐसे कहेगी कि जो आपने एग्रीमेंट करा था रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड का, दैट इज योर वॉइड एग्रीमेंट। ओके, तो यहाँ पे यही बात कोर्ट ने बोली थी, इवन दो इट इज इम्पोज्ड पार्शियल रिस्ट्रेंट दैट इज एक्सटेंडेड टू ओनली अ पर्टिकुलर लोकेलिटी। अभी देखिए यहाँ पे भी जैसे सिर्फ पर्टिकुलर लोकेलिटी पे बात कही हुई है, दैट इज कंसिडर्ड बाय पार्शियल रिस्ट्रेंट, यहाँ पे नहीं खोल सकता, आर कहीं और रिजॉर्ट खोल सकता है। तो यहाँ पे रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड में आपकी पार्शियल और कंप्लीट दोनों तरीके की जो है that will be considered to be the restraint and that agreement will be void agreement. Okay, now there are certain exceptions जो आपके एग्रीमेंट को वैलिड बना देती हैं। ओके, अब देखिए when a person sells the goodwill of a business, आपको बस ये याद रखना है जब कोई पर्सन अपनी गुडविल भी साथ में सेल कर दे, ओके, and agrees to the buyer for carrying similar business with a specified local limit, तब वैलिड हो जाएगा। ओके, और इन अ पार्टनरशिप एक्ट, if an outgoing partner makes an agreement with the continuing partner that he will not carry on similar business within specified local limit, तो वो भी वैलिड। अभी पार्टनर्स हैं कोई एक फर्म के, उन्होंने आपस में एग्रीमेंट कर लिया कि देखिए जी हम इतनी लिमिट में सेम इंस्टीट्यूट या कुछ नहीं खोलेंगे, फर्म जो भी इनकी पार्टनरशिप में था, तो वैसा एग्रीमेंट आपका वैलिड माना जाएगा। रिस्ट्रेंट है बिजनेस पे, रिस्ट्रेंट है ट्रेड पे, ठीक है, बट वैलिड मानी जाएगी आपके पार्टनर। बेसिकली आपके आपको याद क्या रखना है, पार्टनरशिप में गुडविल ऑफ अ बिजनेस जब कोई पर्सन सेल कर दे, ठीक है, एंड एग्रीज टू द बायर फॉर कैरिंग द सिमिलर बिजनेस विद इन अ स्पेसिफाइड लोकल लिमिट। ओके, नाउ similarly the partners agreeing with each other to not carry competitive business to the firm during the continuation of partnership would be, again partnership वाला आपका आ गया। ओके, पार्टनरशिप वाले आपके मेन होते हैं, इनको याद रखना। तो गुडविल पार्टनरशिप वाले, एंड लास्ट आपका होता है एम्प्लॉयर वाला, when the employer binds the employee during the term of employment not to carry on any competitive business as that of employer, वो भी आपका जो है वैलिड माना जाता है। ओके, जब आपका एम्प्लॉयर कह दे कि जो आप यहाँ पे काम कर रहे हो प्लीज सेम किसी और इंस्टीट्यूट में या जहाँ पे आप हमारे यहाँ कर रहे हो वैसा सेम काम कहीं और मत करना, हमारा कंपटीशन है, ऐसे खराब होगा, तो दैट यू नो रिस्ट्रेन ऑन योर ट्रेड और बिजनेस विल बी कंसिडर्ड द वैलिड टाइप ऑफ रिस्ट्रेन। ओके जी, ये 4 पॉइंटर्स है, इनको याद रखना कि रिस्ट्रेन वैसे आपका वॉइड माना जाता है, बट इन 4 केसेस में वो वैलिड माना जाएगा। ओके, नाउ लेट अस सी अगला, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। ठीक है, अगर किसी को बोल दिया कि लीगल प्रोसीडिंग्स मत करो, वो रिस्ट्रेंट जो है वो आपका ऐसा एग्रीमेंट जो है वॉइड माना जाता है। When a party is restricted absolutely to enforce his legal rights under a contract within the time limit specified by law is said to be
वॉइड। किसी पार्टी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि वो अपने लीगल राइट्स किसी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लागू कर सकते, ठीक है। तो ऐसी चीज जो, अगर मान लो कुछ टाइम पीरियड दे रखा है कि आपको 2 मंथ्स के अंदर अंदर नोटिस या कुछ देना, आपने दूसरी पार्टी ने आपको एब्सोल्युटली आप पे रिस्ट्रेन लगा दिया कि देखिए जी आप मत करना, तो ऐसी रिस्ट्रेन जो है वो वॉइड मानी जाती है। Every individual has a right to sue in any court and enforce his rights within the time limit allowed by the Limitation Act। आपको पता है लिमिटेशन जो एक्ट है ना आपका, वो कुछ आपको टाइम फ्रेम देता है। टाइम बार्ड एक्ट ना हो, टाइम बार्ड होगा फिर कोर्ट उसको नहीं सुनेगी। ओके, एनी रिस्ट्रिक्शन और रिस्ट्रेन लिमिटिंग द टाइम शॉर्टर देन द पीरियड लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ इज वॉइड टू दैट एक्सटेंट। अगर उस दौरान, अब वही मना कर दिया किसी ने आपको कि आपके पास इतना ही टाइम था, बोला प्लीज इस टाइम के दौरान आप सूट न मत फाइल करना, बाद में तो वैसे ही नहीं कर सकते आप, तो दैट थिंग विल बी कंसीडर्ड वॉइड। ओके, नाउ एन एक्शन फॉर डिसऑनरिंग चेक कैन बी ब्रॉट विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years बाय लॉ। ये आपको बात याद रखनी है, जो आपके डिसऑनरिंग ऑफ चेक होती है ना, 3 साल के अंदर अंदर वो दिखा सकते हो कोर्ट में, उसके केस फाइल कर सकते हो। आफ्टर 3 years वो वैलिड नहीं माना जाता। Okay, now if the parties agree that the action shall be brought within 2 years, such agreement shall be void। अब पार्टीज ने एग्री कर दिया कि हम 2 साल के बाद ऐसा लाएंगे, तो कहते दिस एग्रीमेंट शैल बी वॉइड बिकॉज आप उस पीरियड के दौरान ऐसा कोई भी एग्रीमेंट नहीं कर सकते, कितने टाइम बाद करोगे नहीं करोगे, ऐसी जब रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं लीगल प्रोसीडिंग्स में, दैट इज कंसीडर्ड टू बी द वॉइड। ऐसा आपका एग्रीमेंट वॉइड माना जाता है। ओके, नाउ एग्रीमेंट हुज मीनिंग इज अनसर्टेन, कुछ ऐसा एग्रीमेंट जिसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, तो वो ऐसे एग्रीमेंट्स आपके जो है वॉइड माने जाते हैं। पहले एग्जांपल देखिए, इफ ए एग्रीज टू बाय सम 100 kg फ्रूट एट लो प्राइस, दिस इज वेरी अनसर्टेन एग्रीमेंट एज द नेम ऑफ द फ्रूट नॉर इज द प्राइस स्पेसिफाइड। ए एग्रीज टू बाय सम आ गया ना, 100 kg फ्रूट आ गया एट अ लो प्राइस व्हेन देयर इज नो सर्टेनिटी। जैसे हमने जब एमसीक्यू क्लास करी थी उसमें हमने क्वेश्चंस देखे थे, उसमें था कि जो दूसरा पर्सन था वो अमाउंट कोट नहीं कर रहा था, वो कह रहा था आइदर 35,000 और 30,000। तो वहां भी हमने देखा था दैट कंसिडरेशन शुड ऑलवेज बी ऑफ सर्टेन अमाउंट, दैट शुड नॉट बी अनसर्टेन। तो यहाँ पे भी वही बात करी हुई है। एन एग्रीमेंट वेयर द मीनिंग ऑफ द एग्रीमेंट इज वेग, अनक्लियर और अनसर्टेन, देन दैट एग्रीमेंट बिकम्स वॉइड। However, if this uncertainty is removed, अगर वो हम रिमूव कर देंगे तब आपका जो एग्रीमेंट है वो वैलिड बन जाता है। ओके, अब नेक्स्ट हम चलते हैं वेजरिंग पे, जो आपका इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। वेजर वर्ड क्या होता है? ये आपको कहता है बैटिंग, गैम्बलिंग, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक मैक्सिमम याद करना पड़ेगा, रेस एक्स्ट्रा कमर्शियम। ओके जी, रेस एक्स्ट्रा कमर्शियम मीन्स नो ट्रेड और कमर्स। ओके, तो द बेसिक फंडामेंटल ऑफ वेजरिंग एग्रीमेंट इज द प्रेजेंस ऑफ टू पार्टीज हु हैव साउंड माइंड टू गेट प्रॉफिट और लॉस। सेक्शन 30 में ये आपका डिफाइंड है। ओके, ये क्या कहते हैं? एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर ऑफ वॉइड एंड नो सूट कैन बी ब्रॉट फॉर रिकवरिंग एनीथिंग अलेज्ड टू वॉन और ऑन एनी वेजर। वेजर वर्ड से समझना है बेट, or entrusted to any person to abide the result of any game or others uncertain events on which any wager is made। Basically जब कुछ कंडीशनल होता है उसको हम कॉन्टीजेंट एग्रीमेंट्स बोलते हैं। वेजर पे हम किसी अनसर्टेन इवेंट पे ही बेट लगाते हैं, ठीक है। बैटिंग तो आपने कितनी बारी देखा होगा, मूवीज में भी आता है, जब आपके मैचेस होते हैं स्पोर्ट्स में तो बहुत ही कॉमन है बैटिंग। ओके, तो जो बैटिंग है आपके कॉन्ट्रैक्ट में या आपके इंडियन लॉ में ये कहा गया है कि जो ऐसे तरह के आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो, वो जीता इतने पैसे दूंगा, इतनी बेट लगा रहे हो, या आपस में कोई आप बैटिंग वाले जो भी एग्रीमेंट्स करते हो, दैट आर कंसीडर्ड टू बी वॉइड एग्रीमेंट्स, ठीक है। बेसिकली इनके लिए कोई लीगल राइट नहीं है आपके पास। अगर वो पर्सन इन्फोर्स करने से मना कर दे, देन दैट यू कांट टेक टू द कोर्ट उसको इन्फोर्स कराने के लिए, बिकॉज दीज आर द वॉइड एग्रीमेंट्स। ओके, नाउ
ये किस में होते हैं? इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज बेस्ड ऑन अनसर्टेन इवेंट हैपनिंग और नॉन हैपनिंग. नाइदर पार्टी शुड हैव कंट्रोल ऑन अनसर्टेन इवेंट. कोई ऐसी चीज हो रही है, ठीक है, किसी का कंट्रोल ही नहीं है उस अनसर्टेन इवेंट का. कई बार आप ऑनलाइन देखना, आपकी बहुत सारी बैटिंग की साइट्स होती हैं, उसको खेलने के लिए भी अलग तरीका होता है. बाहर से कुछ और दिखेगी आपको, कुछ बाय करना है या कुछ ऐसे ही आपको ऑनलाइन शॉपिंग साइट दिखेगी. उसके बाद वो उसका कुछ क्लिक करो तो वहां से बैटिंग की साइट खुलती है, बिकॉज बैटिंग इज इलीगल. और ऐसे एग्रीमेंट्स जो होते हैं जो आप बैटिंग के दौरान करते हो, दैट इज वॉइड एग्रीमेंट्स विच कांट बी इन्फोर्स्ड. ओके, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन नॉन सर्टेन इवेंट. कई बार ऐसा होता है ना कि रेड बॉल आएगी, ग्रीन बॉल आएगी, आपको गैस करना होता है, आप बेट लगाते हो उस पर इतने रुपीज की, इतने रुपीज की. अब आपको भी नहीं पता आगे क्या आएगा. इट इज बेस्ड अपॉन द अनसर्टेन इवेंट. सो सच एग्रीमेंट्स आर कंसिडर्ड टू बी द void agreements, and that one party shall pay a certain sum of money to the other on the happening or non happening of such uncertain event. कई बार आप क्या देते हो, ए कहता है अगर ट्यूसडे को बारिश हुई आई विल पे यू 100 रुपीज, और बी कहता है अगर नहीं हुई तो आई विल पे यू. तो ऐसे जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो वॉइड है. वैसे आप कर लो, बट आप उनको इन्फोर्स नहीं करवा सकते कोर्ट में जाके कि देखिए जी ये एग्रीमेंट हुआ था, ये कंडीशन पे हुआ था, आप इन्फोर्स करवाओ, ये दे नहीं रहा है. तो कोर्ट कहेगी नहीं जी, आपने तो एग्रीमेंट वॉइड करा है, हम इसको इन्फोर्स नहीं करा सकते. आपको भी पता है वैसे ही एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं जो वैलिड होते हैं, वो ही इन्फोर्सेबल बाय लॉ होते हैं. अगर जब वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं. ओके, नाउ देयर इज अ म्यूचुअल चांस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. यस, एक को प्रॉफिट होता है, एक को लॉस होता है. नाउ इज विनिंग इन अ लॉटरी अ वेजर. आप लॉटरी जीतते हो, इज दैट कंसिडर्ड टू बी अ वेजर और नॉट? So it says yes, because lottery is the game of chance, not of skill or knowledge. अगर आप कोई स्किल और नॉलेज पे कुछ करते हो, दैट इज कंसिडर्ड टू बी वैलिड. चांस पे बना है, अनसर्टेन इवेंट है, तो वो वेजर कहलाएगा. ओके, नाउ बहुत फेमस केस है, कह लीजिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी बहुत फेमस केस है और ये वेजरिंग का केस है. तो ये समझिएगा, इंपॉर्टेंट केस है. वंस अगेन मैं बोल रही हूँ, this is the only case law which has defined a wagering contract in the most expressive and encompassing way. It states as follows: one by which two persons professing to hold opposite views touching the issue of future uncertain event mutually agree that, dependent on the determination of that event, one shall win from the other, and that other shall pay or hand over to him a sum of money or other stake. अब देखिए जी, इसमें बात हुई है आपस में, कार्लेट वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का ये केस है. इन्होंने को यहाँ पे रिवार्ड की बात करी हुई थी कि जो भी जैसे इवेंट होगा, एक इवेंट पे ऊपर था, जो विन करेगा दूसरे से उसको इतना पे करना पड़ेगा. ठीक है, neither of the parties having any interest in that contract, then the sum or stake he will win or lose. There is no consideration for making of such contract by either of the parties. If either of the parties may win but cannot lose, or may lose but cannot win, it is not a wagering contract. तो इसमें क्या बोला हुआ है कि अगर पहले तो ये सारा इन्होंने ये जो आपका ना ये केस की लाइंस हैं, दैट इज वाई ऐसी लैंग्वेज में है. तो आपको बेसिकली इसमें ये याद रखना है, इस केस में बैटिंग हुई थी, कुछ रिवार्ड की बात हो रखी थी, इसमें वेजरिंग का इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में बता रखा था. ओके, तो मेन पॉइंट आपको क्या समझना है, इफ ईदर ऑफ द पार्टीज में विन बट कैन नॉट लूज. अगर कोई पार्टीज हैं, दोनों में से कोई एक सिर्फ विन करेगी बट लूज कोई भी नहीं कर रहा, लूज यहाँ पे कोई भी नहीं कर रहा, या फिर मे विन बट कैन नॉट लूज, और मे लूज, या फिर इसमें से एक पार्टी लूज करेगी बट विन इसमें कोई भी नहीं करेगा. तो इस केस में ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो कह रहे हैं वो वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो. ओके जी, अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे.
इसको समझिए, ये कहते हैं ऑल वेजरिंग एग्रीमेंट्स आर कंटीजेंट एग्रीमेंट्स बिकॉज दीज आर बेस्ड ऑन द कंडीशंस व्हिच इज अनसर्टेन टू ऑल। बट सारे कंटीजेंट एग्रीमेंट्स वेजरिंग नहीं होते, ठीक है, बिकॉज वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स जो है उनके साथ एक फ्यूचरिस्टिक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि कुछ फ्यूचर में ये होगा, तब हम ये करेंगे, इतने पैसे देंगे, इतना ये होगा, सो दैट इज व्हाई, बिकॉज इट इज डिपेंडिंग अपॉन द हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट इन द फ्यूचर। Okay, a wagering contract may or may not be imposed depending upon the circumstances in the future। तो इसमें हमने यही समझाया हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, क्या है आपकी टाइप्स ऑफ वेजर, ठीक है। पहली आपकी मनी लाइन टाइप ऑफ बैटिंग होती है। दिस टाइप ऑफ बैटिंग इज वन ऑफ द इजीएस्ट टाइप ऑफ बैटिंग। बैटिंग थ्रू मनी लाइन इज वेरी सिंपल एज इट इज डन ओनली इन द स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन एंड गेम्स। उसके बाद उन्होंने ये बोला है इट इज टोटली बेस्ड अपॉन द आउटकम रिजल्ट। क्या होगा मैच का, इतना होगा तो मैं दूंगा इतने पैसे, इतना हुआ तो इसे शर्त लगाते हैं ना, जो उसी को ही हम बोलते हैं मनी लाइन बैटिंग, ठीक है। दिस टाइप ऑफ बैटिंग इज इलीगल एंड दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी हैज बीन मोस्टली सीन इन क्रिकेट दैट टू द हाईएस्ट इन द आईपीएल। बहुत बैटिंग होती है आपके मैचेस में विच इज इलीगल। ओके, नाउ सेकेंड है आपकी स्प्रेड बैटिंग। दिस टाइप ऑफ वेजर बैटिंग टेक्स प्लेस वेयर द पर्सन हु इज placing the bet on the most favored team playing in the match to win the match by a certain margin, or on a team which is regarded as the underdog for it to win, or even if it loses then with a very close margin। तो बेसिकली इसमें स्प्रेड बैटिंग होती है, मतलब कि एक बताते हैं कि इतना तक वो अगर जीत लेगा तो हम जीत गए, हम इतने पैसे देंगे, उसके क्लोज भी हो जाए तो भी ये मान लिया जाता है, बिकॉज स्प्रेड की बात कर रहे हैं वो, समझो आप। तो इसमें आपको इतना इसकी डिटेलिंग याद करने की जरूरत नहीं है, बस इसकी टाइप्स है, सो दैट आपके एग्जाम में कुछ ऐसी बैटिंग बता दे, आपको पता हो ये कौन सी बैटिंग है और ये वेजर है। ओके जी, नेक्स्ट है आपकी ओवर बैटिंग। ओवर बैटिंग में क्या होता है, इज डन इन द गेम वेयर द बैटर प्लेसेस हिज बेट ऑन द टोटल नंबर ऑफ स्कोर, और टोटल नंबर ऑफ गोल्स में बात होती है स्कोर बाय बोथ द टीम्स थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ सर्टेन नंबर विच इज टोटली अ फ्यूचरिस्टिक। अभी बेसिकली इसमें ना जो टोटलिटी पे बात करते हैं कि टोटल कितना आएगा, उस पे बैटिंग होती है इनकी। ओके जी, अब नेक्स्ट है आपकी अंडर बैटिंग। अंडर बैटिंग में क्या होता है, कंडीशन द कॉम्बिनेशन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गोल्स एंड पॉइंट्स दैट आर स्कोर्ड बाय बोथ द टीम्स विल बी लेस और अंडर अ सर्टेन लिमिट। तो यहाँ पे एक लिमिट डिसाइड होती है, ठीक है, और वो ये देखते हैं कि इतनी टीम्स इस लिमिट के अंदर अंदर कितना हो सकता है कि नहीं। एक लिमिट मान लो 200 कर ली, अगर उन्होंने 189 ऐसे स्कोर कर लिए तो इस टाइप की बैटिंग होती है। ओके जी, नाउ prop betting, this type of betting is very unique and creative in nature as it is not related to the final result of the game. In this case, batter places his bet on something like the first half of the game or like whether there will be a super over in the cricket game etc. This is also known as a prop betting। मतलब कुछ ऐसे इवेंट पे जो फाइनल आउटकम की बात नहीं करता, जैसे कोई बैट लगा ले, इतनी बैट लगाते हैं सुपर ओवर होगा कि नहीं होगा, या इसमें ये चीज हो सकती है कि नहीं हो सकती, तो गेम के दौरान कुछ ऐसा हो जाए। ओके, समझ गए। बेसिकली आपको याद रखना है जो बैटिंग मोस्टली आपके स्पोर्ट्स कल्चर में बहुत फेमस है, तो ऐसी सारी एक्टिविटीज जो हैं वो इलीगल मान जाती हैं और ऐसे एग्रीमेंट्स आपके वॉइड होते हैं। अब हम चलते हैं, डिफरेंस करते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और वेजर कॉन्ट्रैक्ट्स के। वैसे तो हमने कंटिंजेंट अभी नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है, तो हम इसको अभी चलो थोड़ा देख लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको फिर से मैं करा दूंगी तब डिटेल में। ऑल वेजर कॉन्ट्रैक्ट्स आर वॉइड, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट वॉइड। वेजर कॉन्ट्रैक्ट्स कम अंडर एम्बिएट ऑफ कंटिंजेंट, ये हमने पढ़ लिया है कि सारे वेजर कॉन्ट्रैक्ट्स कंटिंजेंट होते हैं बट कंटिंजेंट सारे वेजर नहीं होते, ठीक है। सो ये वाइडर है, ये नैरो कंसेप्ट है। द हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट इज द सोल कंडीशन, इसमें हैपनिंग ऑफ द इवेंट इज नॉट द सोल कंडीशन। एंड यहाँ पे बात करी हुई है पार्टीज हैव ओनली वन इंटरेस्ट इन द कॉन्ट्रैक्ट दैट इज विनिंग और लूजिंग, ठीक है। और इस पे क्या होता है, पार्टीज हैव देयर पर्सनल एंड अदर मोटिव्स अटैच्ड टू द कॉन्ट्रैक्ट। द पार्टीज आर रिक्वायर्ड टू कीप म्यूचुअल प्रॉमिस अंडर द रूल्स ऑफ वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट। द पार्टीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू कीप एनी म्यूचुअल प्रॉमिसेस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। अब चलते हैं इसकी एक्सेप्शंस पे, क्या एक्सेप्शंस हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि आपकी प्रोपोजिशन ऐसे आ जाएगी, उसमें नीचे आपका ऑप्शन होगा कि इज इट अ वेजर एग्रीमेंट और नॉट। ओके, या इट इज, या आ जाएगा इट इज वैलिड और वॉइड,
ओके, तो समझिए जहां पे आपको टैलेंट शो करना हो, ठीक है, आपके कोई स्किल नॉलेज यूज कर दी, ऐसे जो एग्रीमेंट्स होंगे आपके वो कंसीडर करे जाएंगे कि वो वैलिड हैं, वो वेजर नहीं है। ओके, यूजिंग योर टैलेंट और स्किल इन फ्रंट ऑफ पीपल इन सम कंपटीशन will not amount to wager, such as sports competition, and there will be some puzzle games आ गई, but there is a winning, the price depend upon mere possibility, then it will amount to wager। ठीक है, अगर उसकी विनिंग पे कुछ आपने प्राइस बैटिंग लगा दी तब वो वेजर माना जाएगा कि आपको हो ये जीतेगा वो जीतेगा, देन दैट विल बी कंसीडर्ड टू बी अ वेजर एग्रीमेंट। ओके, इन द आइज ऑफ लॉ प्राइस कॉम्पिटिशंस डू नॉट अमाउंट टू वेजर, बट इफ द अमाउंट इज नॉट रीजनेबल, इफ ये बात याद रखनी है, अमाउंट रीजनेबल नहीं है, it will amount to gambling and that thing will become void। okay, now शेयर मार्केट में जब आप करते हो द ट्रांजैक्शंस जो करते हो वो वेजर नहीं होती, क्योंकि आप वहां पे भी फ्यूचर पे लगाते हो, दैट इज व्हाई। ओके, शेयर्स आर बॉट एंड सोल्ड and mere delivery of shares from one person to another will not be considered as a wager। okay, now ये इंपॉर्टेंट है आपका हॉर्स रेस कंपटीशन। तो स्टेट गवर्नमेंट्स में ऑथराइज सर्टन हॉर्स रेस कॉम्पिटिशंस, ठीक है, द लोकल लॉज परमिटेड एंड इफ द पीपल कॉन्ट्रीब्यूट। अब यहाँ पे आपका क्या है, आपको 500 रुपीज उसमें लगाना ही पड़ेगा, दैट इज योर मैंडेटरी थिंग। ठीक है, 500 या उससे ज्यादा towards the prize money which will be given to the winner of the horse race, then it will not be considered as a wager। okay, now इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट हो गए, वो भी तो आपके आगे फ्यूचर पे डिपेंड होते हैं, पर ये कॉन्ट्रैक्ट्स भी आपके वैलिड माने जाते हैं। ओके जी, द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस आर नॉट वेजरिंग एट ऑल बिकॉज दीज आर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमिनिटी। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे कंसेप्ट क्या होता है। These contracts, आपको बस यहाँ पे ये याद रखना है कि यहाँ पे आपकी प्रोटेक्शन हो रही है, इंटरेस्ट की पार्टी की प्रोटेक्शन हो रही है किसी भी डैमेज से, तो ऐसी चीजें जो है वो वेजर नहीं है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स का, सो इट इज नॉट वेजर, दोज कॉन्ट्रैक्ट्स आर वैलिड। ओके, अब है आपका लास्ट, वो है कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स। आजकल तो बहुत ही कॉमन है, हम ई कॉमर्स में इतना आ चुके हैं कि हम बहुत ही ऑनलाइन कमर्शियल ट्रांजैक्शंस करते हैं, और ऐसे एग्रीमेंट्स दैट आर डन फॉर सेल एंड परचेज ऑफ एनी कमोडिटी दैट इज टू बी यूज्ड ऑन अ कमर्शियल बेस in which there is a genuine intention to do a legitimate business which are valid and if they tend to do so they are required to pay the difference। ओके, सो ये आपके एक्सेप्शंस हैं जो फ्यूचर कंडीशन, जो फ्यूचरिस्टिक इवेंट्स पे, सर्टेन इवेंट्स पे डिपेंडेंट होती हैं और आप उसमें अपनी मनी लगाते हो, तो उन कॉन्ट्रैक्ट्स को या उन एग्रीमेंट्स को हम वैलिड मानेंगे। ठीक है, जैसे आपका कमर्शियल ट्रांजैक्शंस आ गया, हमने इंश्योरेंस का पढ़ लिया, फिर हमने हॉर्स रेस कंपटीशन का पढ़ लिया विद एन एक्सेप्शन या विद अ रूल, यू कैन से कि 500 रुपीज इसमें डालने हैं। शेयर मार्केट आ गया आपका, और जब आप किसी को अपना टैलेंट शोज होते हैं, इतने आपके टीवीज पे आते हैं, उनकी प्राइज मनी होती है। ठीक है, फ्यूचरिस्टिक ही कंसेप्ट है ना कि फ्यूचर में कौन जीतेगा, बट हाँ आप बाहर उस पर बैटिंग लगा रहे हो, ये नहीं तो ये, तो दैट थिंग इज कंसिडर टू बी वेजर। बट ऐसे आप जो कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेते हो जहाँ आपकी स्किल और नॉलेज टेस्ट होती है, ऐसे जो आपके एग्रीमेंट्स होते हैं वो वैलिड माने जाते हैं, वो वेजर नहीं कहलाते। सो दैट्स ऑल इन टुडेज लेक्चर। आई होप आज आपको वॉइड एग्रीमेंट्स का कंसेप्ट अच्छे से समझ लग गया होगा, स्पेशली वेजर एग्रीमेंट्स का। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो वेरी मच।